कहानी की शुरुआत होती है दो वर्कर को दिखाते हुए। उन दोनों ने भी ऑक्सीजन मास्क लगाए होते हैं। काम खत्म होने पर हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर ईथन घर पर आता है। उसके घर के अंदर बहुत सारे ऑक्सीजन मास्क रखे हुए होते हैं। तभी ईथन की पत्नी ज़ैंथी वहां पर आती है। ईथन ने अपने बीमार पत्नी के लिए एक नया ऑक्सीजन मास्क खरीदा होता है, जिसे देखकर ज़ैंथी परेशान हो जाती है, क्योंकि पहले ही उसके इलाज के लिए ईथन दिन रात मेहनत कर कर पैसे इकट्ठा कर रहा था और उसने आज वापस से एक नया ऑक्सीजन मास्क खरीदा होता है। लेकिन ईथन बताता है कि आज उसे उसके काम में प्रमोशन मिली है, जिस वजह से ज़ैंथी भी खुशी से वो मास्क पहनकर ईथन को दिखाती है। लेकिन तभी अचानक से ज़ैंथी को खून की उल्टी हो जाती है, जिसे देखकर ईथन वापस से परेशान हो जाता है। दरअसल इंसानों ने धरती पर बहुत सारे पेड़ पौधे डेवलपमेंट के नाम पर काट दिए थे, जिस वजह से आज धरती पर सारे पेड़ खत्म हो चुके थे और उसी के वजह से बहुत सारे लोग ऑक्सीजन के कमी के कारण मरने लगे थे। ईथन के पत्नी को भी वही बीमारी होती है। अगले दिन ईथन जब अपना काम कर रहा होता है, तब दो लोग उसके पास आते हैं और उसे उनके साथ चलने के लिए कहते हैं, मगर ईथन उनके साथ नहीं जाना चाहता था। वो लोग ईथन को जबरदस्ती ले जाने लगते हैं, लेकिन ईथन का खास दोस्त जूड बीच में आकर ईथन को समझाता है और दोनों भी क्रॉनिकल, जो पूरी दुनिया को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती थी, उसके ऑफिस के अंदर जाते हैं। वहां जाने पर ईथन की मुलाकात कंपनी के हेड रेजिना जैक्सन से होती है। ईथन बिना वक्त गवाए रेजिना से उसे यहाँ लाने की वजह पूछता है। रेजिना ईथन को बताती है कि धरती के हालात अभी बहुत बदतर हो चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धरती कुछ ही महीनों में पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। फिर वो ईथन को कंपनी के रिसर्च लैब के अंदर ले जाती है। वहां जाने पर वो ईथन को बताती है कि सभी साइंटिस्टों ने मिलकर एक टाइम ट्रैवल मशीन बना ली है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उन्हें कुछ दिनों पहले सामने से 407 साल भविष्य से एक संदेश मिला था। ईथन उस संदेश के बारे में पूछता है, लेकिन वो संदेश बताने के बजाय वो लोग ईथन को वो संदेश दिखाते हैं, जिसे देखकर ईथन खुद सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उस संदेश में लिखा था सेंड ईथन वाइट। रेजिना बताती है कि शायद भविष्य में इस ऑक्सीजन की बीमारी का इलाज ढूंढ लिया गया है और वो लोग उस इलाज को हम तक पहुंचाना चाहते हैं। मगर ईथन के तो मन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर उसे ही क्यों बुलाया गया। खैर, ईथन अपनी बीमार पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो उनकी मदद करने से मना कर वापस अपने घर चला आता है। मगर घर जाने पर वो जब सारी चीजें उसके पत्नी को बताता है, तब वो ईथन को उनकी मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि भले ही वो दोनों एक दूसरे के साथ ना रह पाए, मगर ईथन सारी इंसानियत को और धरती को बचा सकता है। फिर बहुत सोचने के बाद रात होने पर जब ज़ैंथी सो रही होती है, तब ईथन उसके लिए एक नोट छोड़कर धरती को बचाने यानी क्रॉनिकल के लैब में चला जाता है। साइंटिस्ट ईथन को एक सूट दिखाते हैं। वो सूट खास टाइम ट्रैवल के लिए बनाया गया था। फिर साइंटिस्ट ईथन को एक डिवाइस दिखाते हैं, जिसका नाम आर्ची था। वो डिवाइस ईथन की सारी जानकारी उन लोगों तक पहुंचाता रहेगा। फिर ईथन का दोस्त जूड उसके पास आता है और उसे हौसला देकर कामयाब होकर ही आने के लिए कहता है। फिर काउंटडाउन शुरू होता है। काउंटडाउन खत्म होते ही लैब के अंदर एक तेज रोशनी चमकती है। दूसरे तरफ ईथन आसमान से होते हुए सीधा किसी जंगल के अंदर जा गिरता है। जब उसकी आंख खुलती है, तब जो सूट वो पहनकर आया था, उसके अंदर आग लग चुकी थी। वो जल्दी से सूट को उतार कर फेंक देता है। फिर कुछ देर बाद जब वो अपने होश संभालता है, तब देखता है कि धरती वापस से हरी भरी हो चुकी है। वो अपने हाथों से पेड़ पौधों को महसूस करता है। फिर वो जाकर एक पेड़ से गले लग जाता है। इसी तरह जब तक कोई हमारे साथ होता है, तब हमें उसकी कद्र नहीं होती, और जब वो हमसे हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं, तब हमें उनकी कीमत समझ आती है। खैर, ईथन उस डिवाइस जिसका नाम आर्ची था, उससे जगह की सारी जानकारी पूछता है। फिर वो आर्ची की बताई हुई लोकेशन को फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंचता है। वहां जाने पर ईथन को जमीन पर एक कंकाल पड़ा हुआ दिखता है। ईथन देखता है कि उस कंकाल के सर पर एक छेद है, यानी किसी ने उस शख्स को गोली मारी थी। मगर ईथन जब उस कंकाल के कॉलर पर लिखे नाम को पढ़ता है, तब उसकी रूह तक कांप जाती है, क्योंकि वो कंकाल किसी और का नहीं बल्कि उसी का था। तभी ईथन देखता है कि उस कंकाल के हाथ पर उसके ही तरह एक डिवाइस लगा हुआ है, जो डिवाइस ईथन के हाथ पर बचपन से लगा हुआ था। लेकिन उस डिवाइस की लाइट ग्रीन हो चुकी थी। हालांकि ईथन के हाथ में लगे उस डिवाइस में लाल लाइट जल रही थी। कुछ देर उसी जगह छानबीन करने के बाद रात हो जाती है। रात होने पर ईथन पुराने तरीके से आग जलाने की कोशिश करता है। बहुत देर कोशिश करने के बाद आखिरकार वो आग जला लेता है। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए वो पास से कुछ बेरी जैसा फल तोड़ कर लाता है। खाने से पहले वो आर्ची से उन बेरीज को स्कैन करने के लिए कहता है, मगर आर्ची को भी उन बेरीज के बारे में कुछ पता नहीं था। ईथन उसमें से एक तोड़कर पहला कौर लेता है, मगर उसका स्वाद बहुत अजीब था, इसलिए वो तुरंत उसे थूक देता है। कुछ देर बाद आसमान में बिजली गरजने लगती है और ईथन ने जिस बेरी को खाने की कोशिश करी थी, उस वजह से ईथन को उल्टियां होने लगती है, यानी कि उन बेरीज में जहर था। ईथन लगभग मरने के कगार पर खड़ा था कि तभी आसमान से एक रोशनी चमकती है और कोई धूमकेतु की तरह सीधा जमीन से आ टकराता है। तभी झाड़ियों से ईथन को किसी की परछाई उसके तरफ आते हुए दिखती है। ईथन भागने की कोशिश करता है, मगर वो परछाई ईथन को पकड़कर उसके अंदर एक सिरिंज को लगा देती है। कुछ देर बाद ईथन को जब होश आता है, तब वो परछाई चलकर उसके पास आने लगती है। जब ईथन गौर से देखता है, तब वो उसका
दोस्त ज्यूड ही था। ज्यूड ईथन को बताता है कि जब ईथन ने वो जहरीली बेरीज खाई थी तब उसके शरीर में बदलाव होने लगे थे। उसका ब्लड तेजी से फ्लो होने लगा था और उसकी धड़कन रुकने लगी थी। उस डिवाइस की वजह से उन लोगों तक वो सारी जानकारी पहुंच चुकी थी, इसलिए ज्यूड को एंटी पॉइजन इंजेक्शन के साथ यहाँ भेजा गया है। इधर ईथन अब खुश हो जाता है क्योंकि कुछ देर पहले उसने जो कंकाल देखा था उसे लग रहा था कि शायद से अब वो कंकाल वहाँ से गायब हो चुका होगा क्योंकि ज्यूड ने उसकी जान बचा ली थी। मगर वहाँ जाने पर वो कंकाल अभी भी वहीं पड़ा हुआ था। तभी आर्ची को एक जगह की लोकेशन मिल जाती है। वो दोनों आर्ची को फॉलो करते हुए जंगल से जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन वो जगह भी बंद ही होती है। वो दोनों निराश होकर वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी एक लाल लेजर ईथन की आंखों को स्कैन करती है और वो दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। ईथन और ज्यूड उस दरवाजे से अंदर जाते हैं। अंदर जाने पर उन्हें एक लाइट से कुछ लिखा हुआ दिखा है। जब वो उसके पास जाते हैं तब उस पर लिखा था वेलकम ईथन वाइट। तभी प्रेस एंटर टू एक्टिवेट कर लिखा आता है। ईथन जब एंटर प्रेस करता है तब उसके हाथ पर लगा डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है और जो रेड लाइट बचपन से उस डिवाइस में जल रही थी वो ग्रीन हो जाती है। डिवाइस की लाइट ग्रीन होते ही उस जगह पर रोशनी फैलने लगती है। तभी पता चलता है कि वो जगह असल में वही क्रॉनिकल लैब थी जहाँ से ईथन और ज्यूड भविष्य में आए थे और वहाँ पर वो टाइम ट्रेवल करने वाली मशीन भी मौजूद थी। तभी मशीन में 4 घंटे की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, यानी कि 4 घंटों में वो मशीन वापस से एक्टिवेट हो जाएगी और वो दोनों वापस उनके टाइम लाइन में जा सकेंगे। लेकिन ईथन को कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि उसे तो यहाँ पर इंसानों को और उस ऑक्सीजन की बीमारी को खत्म करने के इलाज के लिए भेजा गया था और उसके हाथ पर लगे डिवाइस में बिल्कुल उस कंकाल की तरह ग्रीन लाइट जलने लगी थी, यानी वो बिल्कुल उसी कंकाल की तरह सारी चीजें कर रहा था। फिर ईथन लैब के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैब की पुरानी रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए कहता है। तब उसके सामने एक साइंटिस्ट की रिकॉर्डिंग प्ले होने लगती है जिसे देखकर ईथन के आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो साइंटिस्ट असल में ईथन के पिता थे। बचपन में ईथन को पता चला था कि उसके पिता ने खुद की जान ले ली थी। ईथन उस रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू करता है। तब हमें पता चलता है कि वो टाइम ट्रैवल मशीन असल में ईथन के ही पिता ने बनाई थी और जो संदेश ईथन को कुछ दिनों पहले क्रॉनिकल लैब में दिखाया गया था वो असल में उससे भी बहुत साल पहले मिला था। जब उसके पिता जिंदा थे तभी ईथन और ज्यूड जिस लैब में मौजूद थे वहाँ की पावर कट हो जाती है। ईथन तुरंत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछता है। तब उन्हें पता चलता है कि जो गिनती टाइम ट्रैवल मशीन को एक्टिव होने के लिए चल रही थी वो चलती रहेगी, लेकिन अगर उसके पहले उन दोनों ने वापस से पावर कनेक्ट नहीं किया तो उस जगह पर एक बहुत बड़ा धमाका होगा। इसलिए वो आर्ची के बताए हुए रास्ते को फॉलो करते हुए जंगल से पावर स्टेशन तक जाने लगते हैं। लेकिन कुछ देर चलने के बाद उनके सामने एक ऐसा मंजर आता है जिसे देखकर उनकी आखिरी उम्मीद भी मानो लगभग खत्म हो जाती है क्योंकि उनके सामने उन्हीं का शहर था। उन्हीं के शहर की बिल्डिंगें थीं जो पूरी तरह से पेड़ पौधों से घिरी हुई थीं। वो दोनों फिर भी पावर स्टेशन की तलाश में आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें रास्ते में सिर्फ इंसानों के कंकाल पड़े हुए दिखते हैं। ईथन ज्यूड को लेकर एक जगह पर जाता है। ये वही जगह थी जहाँ पर उसकी पत्नी ज़ैंथी बच्चों को पढ़ाया करती थी। ईथन अंदर जाता है। अंदर भी बस कंकाल पड़े हुए थे। तभी ईथन को कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसकी पूरी हिम्मत टूट जाती है। उसे वही नोट मिलता है जिसे ईथन ने भविष्य में आने से पहले ज़ैंथी के लिए छोड़ा था। इसका मतलब साफ था, वहाँ पड़े उन कंकालों में से एक कंकाल ज़ैंथी का था। ज्यूड ईथन के पास आता है और उसे खुद का होश संभालने के लिए कहता है, लेकिन ज्यूड की एक बात सुनने के बाद ईथन के चेहरा पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है। तभी ईथन उस आर्ची को बाहर निकालता है, लेकिन ये उसकी वाली आर्ची नहीं बल्कि उस कंकाल के पास पड़ी हुई आर्ची थी। ईथन उस आर्ची को कुछ रिकॉर्डिंग प्ले करने के लिए कहता है क्योंकि अभी ईथन को दिलासा देने के लिए ज्यूड ने जो कुछ भी कहा था बिल्कुल उसी तरह उस रिकॉर्डिंग में सुनाई दे रहा था। तभी रिकॉर्डिंग में गोली चलने की आवाज आती है जिसे सुनकर ज्यूड तुरंत अपनी बंदूक निकालता है। ईथन ज्यूड से पूछता है कि आखिर उसके पास वो बंदूक क्यों है, लेकिन ज्यूड खुद पूरी तरह से कंफ्यूज था क्योंकि उसे खुद नहीं पता है कि आखिर वो भविष्य में ईथन को क्यों मारेगा और उसने वो बंदूक तो अपने सेफ्टी के लिए रखी होती है। तभी आर्ची से एक आवाज आती है कि टाइम ट्रैवल मशीन एक्टिवेशन के लिए जो 4 घंटों का टाइमर चल रहा था उसमें अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। इसीलिए वो दोनों उस बात को वहीं रोकर पावर स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ देर के बाद वो पावर स्टेशन पहुंच जाते हैं और वो जगह वही थी जहां पर ईथन और ज्यूड काम किया करते थे। ईथन ज्यूड को इशारा करता है। ईथन के इशारा करते ही ज्यूड उस लीवर को खींचता है मगर फिर भी पावर नहीं आती। इसका मतलब था कि उन दोनों में से किसी एक को उस कमरे में रुककर जब उस कमरे का ऑक्सीजन पूरी तरह से खाली होगा तब कमरे के अंदर वाले लीवर को खींचना होगा। ईथन ज्यूड को धक्का देकर खुद उस कमरे के अंदर रुक जाता है। धीरे धीरे उस कमरे से ऑक्सीजन फ्लश आउट होने लगता है। ईथन जैसे तैसे कर उस लीवर तक पहुंचता है और बेहोश होने से पहले उस लीवर को खींचता है, मगर जैसे ही वो लीवर खींचता है ऑक्सीजन ना होने की वजह से वो उसी कमरे में बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ ज्यूड बिल्कुल सही वक्त पर उस दरवाजे के कांच को तोड़कर अंदर आ जाता है। कांच के टूटते ही बाहर का ऑक्सीजन उस कमरे में आने लगा है जिस वजह से ईथन वापस से होश में आ जाता है और अब पावर भी वापस आ चुकी थी। वो दोनों उस जगह से
निकलकर वापस क्रॉनिकल लैब के अंदर आते हैं। मशीन एक्टिवेशन में अभी भी आधा घंटा बचा था। वो देखकर जूड राहत की सांस लेता है, मगर ईथन उस लैब के एक दूसरे दरवाजे के पास जाकर सोचने लगता है कि आखिर उस दरवाजे के पार क्या होगा। उसी जिज्ञासा में वो उस दरवाजे को खोलता है, मगर जब वो दरवाजा खुलता है तब वो वही जगह थी, ईथन के कंकाल वाली जगह। ईथन अभी भी कंफ्यूज था क्योंकि उसका कंकाल अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ था। इसलिए वो अपने वाले आर्ची की बैटरी निकालकर उस कंकाल के पास मिले आर्ची के अंदर डालता है। जूड ईथन को वैसा करने से मना कर रहा था, मगर फिर भी ईथन आर्ची से वो रिकॉर्डिंग प्ले करने के लिए कहता है। उस रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था कि जिस शख्स ने ईथन को गोली मारी थी वो जूड ही था, और इस वक्त जूड ही ईथन के साथ था, यानी ईथन अभी भी बिल्कुल उसी मरे हुए ईथन के रास्ते को फॉलो कर रहा था। तभी जूड चिल्लाकर ईथन से कहता है, ये सब प्लान में नहीं था, यानी जूड यहाँ किसी प्लान की वजह से आया था और उन लोगों ने ईथन का बस इस्तेमाल किया था। जिसके बाद ईथन गुस्से में उस टाइम ट्रैवल मशीन को एक्टिव होने से रोकने लगता है। ईथन को वैसा करता देख जूड एक कमरे में जाता है क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए पावर कट करना चाहता था। जूड को उस कमरे में देख ईथन तुरंत दौड़कर जाता है और बाहर से दरवाजा बंद कर जूड को अंदर ही बंद कर देता है। फिर ईथन वापस से अपने पिता की उस अधूरी रिकॉर्डिंग को चालू करता है जिसे पावर कट होने से पहले ईथन देख रहा था। रिकॉर्डिंग के अंदर पिता इसके पहले की अपनी बात आगे बढ़ाते वो अपने घर पर कॉल लगाते हैं। तभी ईथन को उसके बचपन का कुछ याद आता है। जब ईथन 8 साल का होने वाला था तब उसके पिता ने उसके लिए एक खास तरह का तोहफा लाया था। उन्होंने उस तोहफे को देखने से पहले ईथन से कहा कि बस थोड़ा दर्द होगा, मगर ये तुम्हारे भविष्य के लिए है। ईथन उस वक्त बहुत छोटा था, इसलिए उसने बस अपने पिता की बात सुनी। फिर पिता ने ईथन को अपना हाथ उस बॉक्स के अंदर डालने के लिए कहा। ईथन ने जब उसके अंदर हाथ डाला तब एक डिवाइस उसके कलाई से चिपक गया। उसके बाद पिता वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद ईथन के पिता की कॉल आई और कॉल में उन्होंने ईथन के माँ से ईथन को लेकर एक जगह पर आने के लिए कहा। माँ भी पिता के कहने पर ईथन को लेकर उस जगह जाने के लिए निकल पड़ी, मगर ईथन जब छोटा था तब भी धरती की हालत उतनी ही खराब थी। लोग ऑक्सीजन के लिए एक दूसरे की जान तक ले सकते थे। उस दिन भी ईथन जब अपने माँ के साथ पिता से मिलने जा रहा था तब एक आदमी बंदूक लेकर उनका पीछा करने लगा। माँ ने ईथन को बचाने की कोशिश करी, मगर उस आदमी ने ईथन के माँ को गोली से मार दिया और जो ऑक्सीजन मास्क ईथन ने पहना था उसे भी एक आदमी छीन कर ले गया। ईथन भी लगभग मरने के कगार पर था, मगर तभी एक लड़के ने आकर अपना ऑक्सीजन मास्क ईथन को पहनाया था और वो लड़का जूड ही था। उस दिन से जूड ही ईथन की देखभाल कर रहा था, क्योंकि जिस दिन ईथन के माँ को गोली से मारा गया था उसी दिन ईथन को खबर मिली थी कि उसके पिता ने भी खुद की जान ले ली थी। और ईथन समझ रहा था कि उसी ऑक्सीजन मास्क के लिए लोगों ने उसके माँ को मार डाला था, मगर सच्चाई कुछ और ही थी। अब प्रेजेंट समय में जब ईथन उस रिकॉर्डिंग को देख रहा था तब पिता उस रिकॉर्डिंग में घर पर कॉल करने के लिए कहते हैं, यानी ये वही दिन था, ईथन का जन्मदिन वाला दिन। उसी वक्त वहाँ पर रिजीना, जिसने ईथन को उस संदेश के बारे में बताया था, वो और उसके साथ एक लड़का आता है। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि जूड था। रिजीना चाहती थी कि उस टाइम ट्रैवल मशीन के जरिए वो भविष्य में जा सके, मगर ईथन के पिता रिजीना के फैसले के खिलाफ थे, क्योंकि वो बाकी लोगों को यहीं पर मरने के लिए छोड़कर जाना चाहती थी, क्योंकि इतने लोगों को एक साथ उस मशीन के जरिए भविष्य में ले जाना मुमकिन नहीं था। इसलिए ईथन के पिता दूसरा रास्ता ढूंढना चाहते थे और उन्हें इस बात का अंदाजा पहले ही हो चुका था। इसलिए उन्होंने ईथन के हाथ पर उस डिवाइस को लगा दिया था, क्योंकि वही डिवाइस भविष्य में जाने के लिए पावर कनेक्ट कर सकता था। ईथन के पिता की वो बात सुनने के बाद रिजीना गुस्से में उन पर गोली चला देती है और उस वजह से ईथन के पिता वहीं पर मर जाते हैं। उसी वक्त जूड, जिसे ईथन ने उस कमरे में बंद कर रखा था, वो दरवाजा तोड़कर बाहर आता है और वो सीधा जाकर उस रिकॉर्डिंग को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि असल में जूड रिजीना के ही साथ मिला हुआ था और ईथन के माँ का मरना किसी ऑक्सीजन चोरी की वजह से नहीं बल्कि रिजीना ने ही वैसा करने के लिए कहा था। और तो और उस दिन जूड का आकर ईथन को बचाना भी कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि रिजीना ने ही जूड को ईथन का ख्याल रखने के लिए भेजा था, ताकि जब ईथन बड़ा हो जाए तब उसे भविष्य में भेजकर वापस से पावर कनेक्ट करवा सके। मगर उस रिकॉर्डिंग को देखते वक्त जूड के खुद के आंखों में आंसू थे। जूड ईथन को बताता है कि उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उस वक्त वो एक छोटा नासमझ लड़का था, मगर ईथन जूड की कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था। वो इसके पहले कि रिजाइना बाकी लोगों के साथ उस जगह पर आए क्रॉनिकल लैब को तबाह करने लगता है। जूड ईथन को रुकने के लिए कहता है, मगर वापस से जूड एक ऐसी बात कहता है जो बिल्कुल उस रिकॉर्डिंग की तरह थी, और उसी तरह जूड गुस्से में ईथन को दीवार से सटा देता है और उस पर बंदूक को तान देता है। ये सब बिल्कुल उसी तरह हो रहा था जैसा ईथन के उस कंकाल के साथ हुआ था। ईथन जूड से उसे ना मारने के लिए गिड़गिड़ाकर भीख मांगने लगता है। ईथन जूड से कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है। उसे सुनने के बाद जूड वापस होश में आता है, मगर ये सब पहले ही हो चुका था, इसलिए आज उन दोनों में से किसी एक की जान जरूर जाने वाली थी। जूड, जो इतने समय से ईथन के सर पर बंदूक ताने हुए था, वो अचानक से उसी बंदूक से खुद की जान ले लेता है। दूसरी तरफ रेजिना पूरी तरह से तैयार खड़ी होती है, क्योंकि उसे यकीन था कि जूड ईथन के साथ मिलकर भविष्य के क्रॉनिकल लैब के पावर को वापस से कनेक्ट
कनेक्ट कर देगा। इधर ईथन को भूतकाल से कोई संदेश मिलता है। ये वही संदेश था जिसे ईथन के पिता ने भविष्य में भेजा था, इस उम्मीद में कि भविष्य से कोई तो उसका जवाब जरूर देगा। उसे देखकर ईथन को धीरे धीरे सारी चीजें समझ आने लगती हैं। ईथन एक गहरी सांस लेता है और ऑटोमेटिक रिप्लाई को कैंसिल कर खुद से संदेश टाइप करता है और वो संदेश में लिखता है सेंड ईथन वाइट, यानी कि जो संदेश ईथन के पिता को भविष्य से मिला था वो असल में खुद ईथन ने भेजा था। दूसरी तरफ क्रॉनिकल लैब, जिसमें रिजाइना अपने साथियों के साथ इंतजार कर रही थी, वहाँ टाइम ट्रैवल मशीन में हलचल होने लगती है। रिजीना को लग रहा था कि ईथन और ज्यूड भविष्य में पावर कनेक्ट कर वापस आ रहे हैं। तभी लैब में चारों तरफ रोशनी फैलने लगती है। रोशनी के जाने पर जब वो लोग देखते हैं तब मशीन से ईथन और ज्यूड नहीं बल्कि पेड़ पौधे वापस आए थे जो कि ईथन ने भेजे थे। अपने पिता की जो रिकॉर्डिंग ईथन ने देखी थी वो आर्ची के मदद से उस रिकॉर्डिंग को भूतकाल में भेज देता है, जिस वजह से रेजिना की असलियत पूरी दुनिया के सामने आ जाती है और पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। ये सभी ईथन की पत्नी जैंथी टीवी पर देख रही थी। उन पेड़ पौधों को देखकर वो समझ जाती है कि ईथन अब कभी वापस नहीं आ पाएगा। तभी दरवाजा खुलता है और एक औरत उसके लिए एक डिब्बा लेकर आती है, क्योंकि उन पेड़ पौधों के साथ वो डिब्बा भी मिला था जिस पर उसी का नाम लिखा हुआ था। वो जब उस डिब्बे को खोलती है तब उसके अंदर एक प्यारा सा फूल रखा होता है। वो देखकर जैंथी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फूल ईथन ने उसके लिए भेजा था। दूसरी तरफ भविष्य में ईथन उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसका कंकाल पड़ा हुआ था, मगर अब वो कंकाल भी वहाँ से गायब हो चुका था, यानी उसने अब उसका नसीब बदल दिया था। मगर अब वो उस दुनिया में अकेला था, ऐसा उसे लग रहा था। लेकिन तभी उसके पास एक तितली आकर बैठती है, जिसे देखकर ईथन जंगल के बीच से भागते हुए उस जगह की तरफ जाने लगता है। फिर जब वो उस जगह पर पहुंचता है तब उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता, क्योंकि जो जगह कुछ देर पहले एकदम वीरान और पेड़ पौधों से घिरी बिल्डिंगों से थी, अब उस जगह पर वापस से इंसान रहने लगे थे, यानी कि ईथन ने इंसानियत को बचा लिया था। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं इसी तरह एक नए रोमांच से भरी मूवी के साथ।